आप सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है महिला सशक्तिकरण। पिछले वीडियो में मैंने सशक्तिकरण कंसेप्ट को डिटेल में समझाया था कि सशक्तिकरण है क्या, एम्पावरमेंट, व्हाट इज़ एम्पावरमेंट। और अब जो हमारा टॉपिक है वो है विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट कॉन्सेप्ट को हम तभी समझेंगे जब हम एम्पावरमेंट कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। होप आप वो वीडियो ज़रूर देखे होंगे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरा एक ये बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फ्रेंड, एक ये एडवाइस है कि विमेन एम्पावरमेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले आप एक बार एम्पावरमेंट के वीडियो को ज़रूर सुन लें। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होता है। हमने पिछले वीडियो में भी ये बताया है कि सशक्तिकरण जो है वो एक प्रक्रिया है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको एकाएक मिल जाए। ये एक प्रोसेस है जो कि टाइम बीइंग चलती रहती है, ये समय के अनुसार यह चलती रहती है, जिससे कि किसी व्यक्ति में बेहतर नियंत्रण की क्षमता विकसित होती है, उसके अंदर जागरूकता, कार्यशीलता, ये सारी चीज़ें उसके अंदर विकसित होती हैं। ये समूह पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है और व्यक्ति पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। इस दृष्टि से देखें तो नारी का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है। एम्पावरमेंट कॉन्सेप्ट को हम बहुत सारे संदर्भों में देखते हैं, यहाँ हम इसे नारी के संदर्भ में देख रहे हैं। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। तो महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य क्या है कि जो देश की हमारी आधी आबादी है या किसी भी देश की बात कर रहे हैं, उसमें जब महिलाओं को पर्याप्त भागीदारी मिले, किसी भी, जैसे पिछले में ही बताया कि एम्पावरमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। सोशल स्फेयर ऑफ लाइफ, पॉलिटिकल स्फेयर ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक स्फेयर ऑफ लाइफ, डिसीजन मेकिंग, इन सारे ही दृष्टिकोणों पर जब महिलाओं को भागीदारी का अवसर मिले तो इसे हम महिला सशक्तिकरण कहेंगे। सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाएं अपने आर्थिक स्वावलंबन, राजनीतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुंच व नियंत्रण प्राप्त करती हैं। अपनी शक्तियों व संभावनाओं, क्षमताओं व योग्यताओं तथा अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होती हैं। जब महिलाओं ने इन सारे मुद्दे पे जागरूक होना सीखा तो इसे ही हम विमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट दिए। मतलब आर्थिक स्वावलंबन को लेकर के अपना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी उनका बढ़े, सोशल डेवलपमेंट में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, साथ में उनकी क्षमताओं में, उनकी योग्यताओं में, उनके अधिकारों में और साथ में उनकी जिम्मेदारियों में भी जब वृद्धि होने लगे और वो जागरूक भी रहें तो इसे महिला सशक्तिकरण की संज्ञा हम देंगे। अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल ने इस महिला सशक्तिकरण को बहुत ही खूबसूरत तरीके से परिभाषित किया है। उनका कहना है कि महिला सशक्तिकरण को ऐसी प्रक्रिया के रूप में व्याख्यायित करेंगे जिससे दुर्बल एवं उपेक्षित लोगों के समूहों की क्षमता बढ़े। ठीक है, महिला सशक्तिकरण मतलब कि जिसमें अंडरलाइन करिएगा इस वर्ड को, दुर्बल एवं उपेक्षित लोगों के समूहों की क्षमता बढ़े, जिससे महिलाएं अपने आप को निम्न आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति में डालने वाले मौजूदा शक्ति संबंधों को बदलकर अपने पक्ष में कर सकें। नारी सशक्तिकरण से तात्पर्य नारी को आत्मनिर्भर बनाना है।
तो आपने बीना अग्रवाल के इस डेफिनेशन को देखा। और हाँ, मैं ये वीडियो जो है वो मेनली मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए फोकस करके बनाई हूँ, और अगला जो वीडियो होगा मेरा वो इंग्लिश में होगा विमेन एम्पावरमेंट के कंसेप्ट को। इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं किया है इनके डेफिनेशन को, क्योंकि वो एक सेपरेट वीडियो होगा विमेन एम्पावरमेंट इंग्लिश में। बीना अग्रवाल जी की बुक देख लीजिए। इनकी बुक एक 2007 में आई है, कैपेबिलिटीज, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। अमर्त्य सेन वर्क्स फ्रॉम अ जेंडर पर्सपेक्टिव, न्यू दिल्ली से। और दूसरी बुक आई है बीना अग्रवाल की 2010 में, जेंडर एंड ग्रीन गवर्नेंस, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ विमेन्स प्रेजेंस विद इन एंड बियॉन्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से। तो ये रहा बीना अग्रवाल का विमेन एम्पावरमेंट पे अप्रोच और उनकी बुक के साथ। अब हम नेक्स्ट अप्रोच की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। राष्ट्र प्रणेता स्वामी विवेकानंद ने विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका स्वीकार करते हुए कहा था कि जिस प्रकार एक पंख से चिड़िया उड़ान नहीं भर सकती है, उसी प्रकार बिना महिलाओं की सहभागिता के कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। आप जितने भी महापुरुषों को देखेंगे, चाहे वो गांधी जी हुए, चाहे वो सरदार पटेल हुए, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हुए, किसी भी तरह जो भी महापुरुष हमारे देश में आए, सब ने ही महिला सशक्तिकरण पर बल देने का प्रयास किया है। और इनका तो कहना है कि राष्ट्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर होनी चाहिए। ये जो कोट है, इसको मोदी डॉक्टर अनीता ने, एक बुक है पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण, बुक एनक्लेव जयपुर राजस्थान में, उसमें ये विवेकानंद के स्टेटमेंट को कोट किया है। आप ये रेफरेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डॉक्टर दिग्विजय सिंह और निशांत मीनाक्षी का। दोनों के ही आप डेफिनेशंस को देख लीजिए। डॉक्टर दिग्विजय सिंह के अनुसार महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की साझेदारी से है। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है, ये दिग्विजय सिंह कहते हैं। उसी तरह निशांत मीनाक्षी सिंह जी भी परिभाषित करती हैं, महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, महिलाओं को वे सारे उपकरण उपलब्ध कराना जिनकी सहायता से आधी आबादी दुनिया में उन्नति कर सके। ये डॉक्टर मीनाक्षी सिंह जी का स्टेटमेंट है। इनकी बुक है महिला सशक्तिकरण का सच, ओमेगा पब्लिशिंग 2008 में। और दिग्विजय सिंह की बुक थी ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी फॉर पुअर विमेन, अ न्यू फेमिनिस्ट फ्रेमवर्क। तो इन दोनों ही तीनों डेफिनेशंस को आप देखिएगा। तो जब भी विमेन एम्पावरमेंट के कंसेप्ट पूछे जाते हैं तो सिर्फ हम डेफिनेशन से ही आगे नहीं बढ़ते हैं। डेफिनेशन तो हमने एक जनरल जो आप समझते हैं विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, एम्पावरमेंट को लेकर के आप उसको पहले डिफाइन करेंगे। पिछले वीडियो में जो एम्पावरमेंट पे का कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी आप शुरुआत उसी से कर सकते हैं। एम्पावरमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, फिर पावर को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एम्पावरमेंट जो वर्ड है वो पावर से ही निकल करके बना हुआ है। फिर आप विमेन एम्पावरमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपना खुद का अप्रोच, फिर बीना अग्रवाल जी, विवेकानंद जी का, दिग्विजय सिंह का, निशांत मीनाक्षी जी का, आप ये डेफिनेशंस दे सकते हैं। क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट को आप विदाउट इंडिकेटर्स नहीं छोड़ सकते। आपको विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो विशेषताएं हैं और जो संकेतक हैं, इंडिकेटर्स हैं, कि किन चीज़ों को पहचान करके हम समझ जाएंगे कि वाकई एम्पावरमेंट, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं विमेन एम्पावरमेंट के इंडिकेटर्स की तरफ, महिला सशक्तिकरण के संकेतक। महिला सशक्तिकरण के संकेतक, इंडिकेटर्स ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, एक संपूर्ण अवधारणा के रूप में महिला सशक्तिकरण के कई पक्ष जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि हैं।
आपको बार बार कहा जा रहा है कि विमेन एम्पावरमेंट या एम्पावरमेंट जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। मतलब अगर हम किसी भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात देखेंगे तो हम सिर्फ एक वे में नहीं सोचेंगे कि अगर आपको मान लीजिए कि कोई भी ऐसी महिला दिखती है जो कि 1 लाख रुपए कमाती हो या 2 लाख रुपए कमाती हो, पर उसको आप कह देना कि वो बहुत एम्पावर्ड है, ये सही नहीं है। हमें उसका देखना होगा कि वो व्यक्तिगत स्तर पर कितनी सशक्त है, पारिवारिक स्थिति उसकी कितनी सशक्त है, मतलब परिवार में क्या उसके निर्णयों, मान लीजिए कि उसका हस्बैंड 2 लाख रुपए कमाता है, वो 1 लाख कमाती पर हस्बैंड 2 लाख कमाता है, तो वो तो अपने हस्बैंड के कंपैरेटिवली कम हो गई। पर उस जो भी घर में डिसीजंस के काम चल रहे हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग के, जैसे किसी बच्चों की शादी करनी हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो, किसी भी तरह के कोई डिसीजन है, उसमें क्या महिलाओं की भागीदारी हो रही है, क्या उनके सुझाव को माना जा रहा है या उनसे पूछा जा रहा है कि आप भी अपना कुछ सुझाव दें। अगर ऐसा हो रहा है तो वो पारिवारिक सशक्तिकरण है, मतलब परिवार के स्तर पर भी वो सशक्त हैं। सामाजिक सशक्तिकरण देख लीजिए, आर्थिक सशक्तिकरण देख लीजिए, राजनीतिक सशक्तिकरण देख लीजिए। आज भी देख लीजिए कि हमारे यहाँ अब तो जा कर के हमारे पार्लियामेंट में या जो कैबिनेट है उसमें विमेन का परसेंटेज तय होना शुरू हो रहा है और उसमें भागीदारी उनकी कोशिश की जा रही है कि बढ़ाया जाए। आज देख लीजिए तो बड़ी बड़ी महिलाएं जो राजनीतिज्ञ हैं हमारे सामने, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी सशक्तिकरण हो रहा है। तो इन सारे आयामों में हमें सशक्तिकरण को समझना ज़रूरी है। महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया महिलाओं की व्यक्तिगत चेतना और आत्मसम्मान की भावना से प्रारंभ होती है और जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित संसाधनों तक पहुंच और उन पर नियंत्रण स्थापित होने तक चलती है। मतलब विमेन एम्पावरमेंट का जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे शुरुआत होती, तो सबसे पहले उस महिला को खुद में जागरूक होना ज़रूरी है। खुद में मतलब आत्मसम्मान की भावना कि वो सबसे पहले खुद पे नाज करे, खुद को प्राउड समझे कि यस आई एम विमेन। जब ये हम समझने लगेंगे कि मैं एक महिला हूँ और मेरा भी एक अपना सम्मान है, खुद के अंदर वो चेतना आने की ज़रूरत है। हम चेतना से जागृत रहे कि यस आई एम विमेन, मेरे इतने राइट्स हैं, मेरे इतने पावर हैं, तब जा कर के ये विमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट माना जाएगा, शुरू होगा। और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते जो जीवन में बहुत सारे हमारे संसाधन हैं उन तक हमारी पहुंच सुनिश्चित हो रही है या नहीं हो रही है, हमारा उस पर नियंत्रण स्थापित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे तब हम समझेंगे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोसेस को। बीजिंग विश्व सम्मेलन जो हुआ था 1995 में, बीजिंग वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने 2 तरह के संकेतक बताए, एक गुणात्मक और एक परिमाणात्मक। ये 2 संकेत बताए हैं। इनके आधार पे हम चेक कर सकते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट सच में सोसाइटी में स्टैब्लिश है या नहीं है। सबसे पहले हम गुणात्मक संकेतक की तरफ बढ़ेंगे। उसमें ऐसे तो उन्होंने 10 मतलब ऑलमोस्ट 13-14 गुणात्मक संकेत के बारे में चर्चा की है, पर मैं यहाँ पर आपको 9 गुणात्मक संकेत बता रही हूँ। उसे आप कोशिश करिएगा कि एग्ज़ाम में जब आप लिख रहे हैं तो मेंशन ज़रूर करिएगा। सिर्फ डिफाइन करके छोड़ने से विमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट अधूरा रहेगा। यू हैव टू राइट द इंडिकेटर्स ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। पहला उसमें है आत्मसम्मान में वृद्धि, व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मविश्वास। सबसे पहले यही बताया गया है कि विमेन एम्पावरमेंट का शुरुआत कैसी होती है, इनिशिएशन प्रोसेस क्या है। तो सबसे बड़ा है कि आत्मसम्मान में वृद्धि, एक महिला को खुद में अपना सम्मान करना ज़रूरी है, व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मविश्वास होना ज़रूरी है। सेकंड है समुदाय, विशेषकर महिलाओं को वृहद स्तर पर प्रभावित करने वाले विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, प्रजनन अधिकार, कानूनी अधिकार, शिक्षा आदि के बारे में ज्ञान और चैतन्यता के स्तर में वृद्धि। कि जितने भी समुदाय हमारे साथ काम कर रहे हैं, जैसे आंगनबाड़ी काम कर रहा है, बहुत सारे विमेन को राइट्स मिले हुए हैं, न्यूट्रिशन
को बहुत न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को प्रोवाइड किया जाता है थ्रू आंगनबाड़ी और बाकी एजेंसीज़ के थ्रू। हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में क्या हमको अधिकार मिले हुए हैं, हमें एजुकेशन में क्या राइट मिले हुए हैं, इन सब के बारे में हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें वृद्धि हो रही है धीरे धीरे, तो इसका मतलब कि सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। नेक्स्ट इंडिकेटर्स देखें। तीसरा, व्यक्तिगत अवकाश के समय तथा बच्चों के लिए समय में वृद्धि या कमी। हमें ये देखना होगा कि जो हमारा पर्सनल लीव है वो हमें सैंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बच्चों के समय में हम वृद्धि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुदाय तथा परिवार के प्रति उनकी भूमिकाओं और दायित्वों में परिवर्तन, कि किस तरह से हमारी कम्युनिटी के प्रति, हमारी फैमिली के प्रति जो रोल है वो किस तरह से चेंजेस हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए तो महिलाओं को एक टाइम में बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन कर दिया गया था। उनका खेतों में भी काम करना ज़रूरी होता था, उनका घरों पे भी काम करना ज़रूरी होता था। हमारे यहाँ मॉडर्नाइजेशन और जो इस सारी तरह की चीज़ें नहीं थी, हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थे हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा काम होता था। पर धीरे धीरे क्या उनके भूमिका और उनके दायित्वों में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं? तो अगर इस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं तो वो एम्पावरमेंट का सिंबल। ऐसा नहीं कि आप सडन काम छोड़ के बैठ गए तो आप एम्पावर्ड हो गए, वो नहीं। हमारा रोल पैटर्न जो है क्या वो बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। नेक्स्ट है, महिलाओं तथा बालिकाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू या अन्य प्रकार की हिंसा के स्तर में देखी जा सकने योग्य कमी या वृद्धि। हम देखें कि जो रेप केसेस हैं या जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा है, क्या उसमें वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है? वृद्धि हो रही है तो समझिए कि आज हम एम्पावर्ड नहीं हैं, हमें और एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी एक्सप्लॉयटेशन के शिकार हम हो रहे हैं। और अगर इसके रेट में कमी दिख रही है तो नो डाउट वो कंट्री या उस कंट्री के लोग जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो सशक्तिकरण के प्रोसेस में आगे बढ़ रही हैं। महिला विरोधी सामाजिक और अन्य परंपराओं जैसे बाल विवाह, दहेज, विधवाओं के प्रति भेदभाव आदि के विरुद्ध प्रतिक्रिया और परिवर्तन। देखिए ये सोशल एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है कि जो चाइल्ड मैरिज कर दिया जाता था छोटी छोटी लड़कियों का, आज भी डाउरी सिस्टम चरम पे पाया जा रहा है। विडो रीमैरिज का कंसेप्ट अब समाज में लागू होने लगा। अदरवाइज आप 18th सेंचुरी और 17th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के भी स्टार्टिंग में आप देखें तो बहुत ज़्यादा विडो रीमैरिज को हम नहीं प्रिफ़र करते थे। पर उसके बाद बहुत सारे सोशल चेंज के मूवमेंट चले, जिसमें कि दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद आदि ने अपनी रोल को बहुत बखूबी प्ले किया और समाज का जो नज़रिया है उसको बदलने की कोशिश की। महिलाओं की सहभागिता में दृष्टि परिवर्तन, जैसे क्या महिलाएं सार्वजनिक सभाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं, क्या महिलाएं अपने जीवन से जुड़ी अन्य घटनाओं में भागीदारी की मांग कर रही हैं इत्यादि। हमें ये देखना होगा कि उनका जो सहभागिता है कि वो कितना इन्वॉल्वमेंट है सोसाइटी में, कि जनसभाओं में क्या उनका, आज आप देख लीजिए कि बहुत जो रैलीज़ निकलती हैं उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी है, जो जनसभाएं हो रही हैं, जो ट्रेनिंग जो कैंप्स चल रहे हैं उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी हो रही है। अगर भागीदारी आपको संतुष्टिजनक दिखे तो समझिए कि विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। ग्राम, जिला तथा राज्य स्तर पर महिलाओं के सशक्त समूहों संघों का गठन, इसमें आप पंचायती राज सिस्टम को देख सकते हैं कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू औरतों को रिजर्वेशन मिला ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ग्राम लेवल पे, तो उनमें उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। और नेक्स्ट, महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्य के प्रति उनकी निर्णय निर्माण क्षमता, क्या उनके आय व्यय में उनके नियंत्रण में है या वे अभी परिवार के पुरुष सदस्य के नियंत्रण में है। अगर हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ
इनकम गेन करना इज़ नॉट अ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कि हम गए और 10,000 20,000 50,000 रुपये कमा करके ले आए. दिस इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एज सच कहाँ है कि जितना हमने कमाया क्या उसे खर्च करने का अधिकार हमें है. क्योंकि आज भी बहुत, आप सभ्य समाज में भी चले जाएं तो आप देखेंगे कि महिलाएं जो कमा के ले आ रही हैं वो पुरुष निर्धारित करते हैं कि उनको खर्च कितना करना है, सेविंग कितना करना है, खर्च करना है तो कहाँ खर्च करना है, ये सारी चीज़ें. तो ये इंडिकेटर्स हैं, गुणात्मक संकेतक हैं, जो कि बीजिंग कॉन्फ्रेंस में 1995 में इन सारे इंडिकेटर्स को दिया गया. अब हम परिमाणात्मक संकेतक की तरफ आगे बढ़ते हैं. परिमाणात्मक संकेतक, जिसमें पहला है मातृत्व या मृत्यु दर, शिशु जीवन प्रत्याशा, उत्पादकता दर आदि के बारे में जननांकीय प्रवृत्ति. ये देखा जाए कि जो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स है वो किस तरफ जा रहा है, जो मृत्यु दर है वो कितना बढ़ रहा है या घटा है. जैसे जब औरतें बच्चा पैदा करती हैं तो उस टाइम पे, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मृत्यु होती थी महिलाओं की, पर अब ये मृत्यु दर कम हो रही है. तो ये एम्पावरमेंट का एक संकेत है. यह शिशु जीवन प्रत्याशा की, जो बच्चे पैदा होते ही ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि इस कारण होता था कि शिशुओं में कमी कैसे होती होगी पोषण की, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिलाओं को अच्छा पोषण नहीं मिलता होगा, इसलिए तो वो बच्चा पेट में ही कमज़ोर हो जाता होगा, जिससे कि उसके जन्म लेने के बाद ही उसके अंदर उतना इम्यून सिस्टम उसका डेवलप नहीं होता होगा कि वो बाहरी इन्वायरमेंट, जो सडन चेंज हुआ है इन्वायरमेंट में, उससे वो लड़ सके. तो अगर शिशु जीवन प्रत्याशा बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि विमेन एम्पावरमेंट भी कहीं से, क्योंकि शिशु और मातृत्व दोनों आपस में मिले जुले कॉन्सेप्ट हैं. सेकेंड, विभिन्न विकास कार्यक्रमों में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या की, जो भी जितने भी विकास कार्यक्रम चल रहे हैं देश में, डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहे हैं, उसमें हमने महिलाओं की कितनी भागीदारी तय की है. नेक्स्ट, शासकीय योजनाओं, सेवाओं, सामुदायिक संसाधनों तक अधिक पहुंच एवं नियंत्रण, जैसे शिशु गृह, स्कूल, सहकारी समिति, इनमें महिलाओं का कितना प्रतिशत बढ़ रहा है. नेक्स्ट है पोषण स्तर तथा शारीरिक स्वास्थ्य परिस्थिति में देखा जा सकने योग्य परिवर्तन, कि पोषण में उनके कितने परिवर्तन हो रहे हैं, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हैं कि नहीं हैं. फिर महिला पुरुष साक्षरता दर, कि ऐसा नहीं कि शुरू में आप देखिए तो पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच में बहुत अच्छा खासा गैप होता था, पर ये गैप अब धीरे धीरे बढ़ रहा है. मतलब जितने पुरुष साक्षर हो रहे हैं उतने ही महिलाएं भी साक्षर हो रही हैं. अगर इस तरह से ग्राफ चल रहा है, दैट मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट है. और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता दर, कि जो लोकल लेवल पे जो जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम रन कर रहे हैं उसमें क्या महिलाओं की भागीदारी है. इसको हम पंचायती राज से फिर जोड़ करके देख सकते हैं कि पंचायती राज में तो प्रतिशत निर्धारित हो गया कि 33% आरक्षण हम महिलाओं को देंगे, और महिलाओं को सीट पे वो खड़ी भी हो रही हैं, इलेक्शन में जीत भी रही हैं. पर क्या वाकई कंट्रोलिंग पावर उनके हाथ में है, या उनके घर का कोई मेल मेंबर उसको कंट्रोल कर रहा है एंड दे आर जस्ट ओनली पपेट. ये देखना हमें अत्यंत आवश्यक है. सीएम हॉल ने सशक्त महिला की निम्न विशेषता बताई है. सीएम हॉल एक, अभी तक तो हम लोग विमेन एम्पावरमेंट जो कि एक प्रोसेस है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे थे, पर सीएम हॉल ने कौन सी महिला सशक्त है या किस महिला को हम सशक्त कहेंगे उसकी विशेषता बताई है. पहली विशेषता उन्होंने बताया है कि सशक्त महिला अपनी अभिवृत्तियों, व्यवहार, मूल्यों को अपने हित के अनुसार परिभाषित कर सकती हैं. वे स्वतंत्र होती हैं क्योंकि वे पुरुष आधारित पद सोपान में अपनी आज़ादी का दावा करती हैं. कि जो हायरार्की सिस्टम बना है उसमें क्या उनका रोल है, इसका जैसे ही वो दावा करेंगी वो सशक्त महिला हैं. वे अपनी प्रतिभा का उपयोग जीवन की संपूर्णता प्राप्त करने में करती हैं. परिवार, घर तथा कार्य में वे अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराती हैं.
मतलब वो जहाँ भी हैं वो अपना प्रेजेंस दे। जैसे अगर घर में कोई डिसीजन का काम चल रहा है तो दे हैव राइट टू स्पीक, उन्हें बोलने का अधिकार मिल रहा है कि नहीं, वे अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रही हैं कि नहीं। अगर जो महिला अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रही है वो सशक्त महिला की श्रेणी में आएगी। वे अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति तथा धार्मिक कार्यों में वे निरंतर सहभागिता करती हैं। वे अपनी परंपरागत जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती बल्कि कार्य करने के मौलिक तरीके विकसित करती हैं। ऐसा नहीं कि जो हमारे रिलीजियस जो बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं, उनको हमें फॉलो नहीं करना है। मतलब अगर हम एम्पावर्ड हैं तो हमें उनको फॉलो नहीं करना है। ये बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। हम अगर एम्पावर्ड हैं दैट मीन्स कि जो घर की हमारी जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, उन्हें भी हमें फॉलो करना है। अगर हम फॉलो कर रहे हैं दैट मीन्स कि हम एम्पावर्ड हैं। CM हॉल की जो बुक थी वो है विमेन एम्पावरमेंट, सिंपल नाम ही इनकी बुक का विमेन एम्पावरमेंट। लंदन के हेमिस्फीयर पब्लिशिंग कॉरपोरेशन 1992 में ये प्रकाशित हुई। लास्ट में हम एक और विशेषता देखेंगे जिसमें हम हाशमी, स्कूलर और रिले, ये 3 स्कॉलर्स हैं जिन्होंने 1996 में इनकी तीनों ने मिल करके एक रिपोर्ट पब्लिश किया था 1996 में। उन्होंने उसमें 8 संकेत दिए थे। अगर ये 8 इंडिकेटर्स हैं तो एम्पावरमेंट का कंसेप्ट है सोसाइटी में, ऐसा हाशमी, स्कूलर और रिले का कहना है। पहला संकेत गतिशीलता और आर्थिक सुरक्षा, मतलब मोबिलिटी उनके अंदर है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि वो एक जगह पे पड़ी हुई हैं, वो अपने काम के लिए, वो इकोनॉमिक को अपने रिच करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। सेकंड, छोटी खरीदी करने की योग्यता। थर्ड, बड़ी खरीदी करने की योग्यता, मतलब परचेजिंग पावर भी उनके अंदर है। ये नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक सिक्योरिटी है बट दे हैव नो राइट टू परचेज एनीथिंग। तो किस बात का एम्पावरमेंट, मतलब उन्हें घर के छोटे छोटे खरीद को और घर के बड़े बड़े, छोटे छोटे मतलब रोज़ की ज़िंदगी को जीने का और उसमें खर्च करने का अधिकार है कि नहीं। और बड़ी खरीदी मतलब कि बड़ी प्रॉपर्टीज़ हुआ या कुछ और भी बड़े खर्च हैं, उसमें उनकी योग्यता है या नहीं है। चौथा है घर के प्रमुख निर्णयों में सम्मिलित होना। पांचवा है पारिवारिक वर्चस्व। वर्चस्व ऐसा नहीं कि अब एकदम हम सिर पे चढ़ करके बैठ गए। पारिवारिक वर्चस्व मतलब कि डिसीजन मेकिंग में उनकी भागीदारी है या नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल डोमिनेटिंग फैमिली है, उस फैमिली में जहाँ पर मेल का रिस्पेक्ट है वहाँ पर फीमेल के ओपिनियन का रिस्पेक्ट है या नहीं है। राजनीतिक और कानूनी जागरूकता, कि उन्हें अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, एक लीगल राइट्स के बारे में जानकारी है या नहीं है। राजनीतिक प्रचार और विरोध में सहभागिता, मतलब पार्टिसिपेशन उनका कितना हो रहा है, जो रैलीज़ हो रही हैं या इस तरह के जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें उनकी सहभागिता है या नहीं है। और आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी उनके पास है या नहीं है। ये 8 इंडिकेटर्स हाशमी, स्कूलर और रिले ने दिए थे जो कि नीचे मेंशन है। तो आज हम लोगों ने विमेन एम्पावरमेंट के कंसेप्ट को समझा कि डेफिनेशन क्या है, इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, सशक्त महिलाओं की विशेषता क्या क्या है। इस तरह से हम लोगों ने विमेन एम्पावरमेंट के पूरे कंसेप्ट को हिंदी लैंग्वेज में समझा। और अब मेरा अगला वीडियो आएगा कि कौन कौन से सरकारी योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाए गए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स रिगार्डिंग विमेन एम्पावरमेंट। तो उस पर अगला लेक्चर आएगा, वीडियो आएगा। पर उससे पहले जो विमेन एम्पावरमेंट के कंसेप्ट को मैंने हिंदी में लिखा है, समझाना तो ऐसे ही भाषा सबसे बेस्ट होती है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे समझ जाते हैं। पर ये जो नोट्स है हिंदी में उसको मैं अब अगले लेक्चर में इंग्लिश में प्रोवाइड करूँगी, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, चाहे वो दोनों लैंग्वेज के हमारे स्टूडेंट हों। तो दोनों के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ कि आपको बेस्ट कंटेंट मैं दे सकूँ। इसके लिए मैं अलग अलग सोर्सेज को देखती हूँ। साथ में आप सभी को अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ आप मेरी मेहनत
को और ऊर्जा प्रदान करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस लॉकडाउन पीरियड में ही मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया और अब ये मेरा लक्ष्य बन गया है कि मैं इस पे आगे सोशियोलॉजी से रिलेटेड और अदर इश्यूज से रिलेटेड मैं वीडियोस को डालते रहूं। पर ये मोटिवेशन आप ही दे सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो, इसे लाइक करिए, कमेंट ज़रूर दिया करिए। मेरे सारे बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर दिया करिए और उन्हें अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, अगर वो सोशियोलॉजी के हैं या नहीं हैं, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट और अन्य विषयों में भी पढ़े जाते हैं। और आप सभी घर में बिल्कुल सुरक्षित रहिए, घर में स्वस्थ तरीके से अपने दिनचर्या को बिताएं और कुछ क्रिएटिव करते रहिए, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ब्रेक न दीजिए। और लास्ट में मैं कुछ बुक्स को के भी पिक्चर्स डालूंगी, जिसको आप देखिएगा कि विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड मैं मेंशन की हूँ या नहीं की हूँ, पर आप कुछ बुक्स के पिक्चर्स को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमें जब हम विमेन एम्पावरमेंट के कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो हमें हाथ पे रटे होने चाहिए कुछ किताबों के नाम, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय।